अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं विज्ञान संचारकों के समूह देवरिया के आमंत्रण पर कुछ वार्ता करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले कि मैं वार्ता प्रारंभ करूँ, वैज्ञानिक संचार समूह के संयोजक भाई अनिल त्रिपाठी जी, श्रीमती स्मृति होरा जी, इंजीनियर सौरभ त्रिपाठी जी, मानवता त्रिपाठी और उनका पूरा ग्रुप, जो नेहा जायसवाल जी हैं, वगैरह सब का मैं आभारी हूँ कि आपने हमको कुछ विषय पर विमर्श करने के लिए आमंत्रित किया है। इसके लिए धन्यवाद। मित्रों, विषय बहुत छोटा सा है। लोक जीवन सरल, सुगम और तर्कयुक्त। कुछ लोगों ने फ़ोन करके इस टॉपिक पर हमसे पूछा कि ये कैसा टॉपिक है। तो मैंने कहा कि अब ये विमर्श के समय आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कुछ बात लिखें। हमारी बात अगर समझ में ना आए और हम फिर उसका जवाब व्याख्यान के बाद ही दे पाएंगे, क्योंकि वेबिनार नहीं है जिसमें हम प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। तो जब से मानव जीवन आया है, प्रारंभ आप देखें, अगर पहिया को निकाल दें तो हम आज भी पाषाण युग में चले जाएंगे। अगर हम ऊर्जा को निकाल दें तो फिर हमारी कोई विषाद नहीं है। और ये दोनों खोजें बहुत पहले हुई हैं। मैं उसके लंबे इतिहास में नहीं जाना चाहूँगा। मतलब ये भी लोक जीवन को एक गति प्रदान करने के लिए हुआ। और एक वक्त था, आज से 60-70 साल पहले, कि लोग ये कहते थे कि हमारा सूर्योदय से लेके और रात्रि विश्राम जय बजे भी हम करें, हम निरंतर लकड़ी के संपर्क में रहते हैं। अगर याद हो तो बुजुर्ग ये कहा करते थे कि लकड़ी हमारे जीवन की बड़ी महत्वपूर्ण थी। वो हर जगह बंद था उस समय, उसकी बहुतायत थी। हमारी कृषि से लेकर के दैनिक जीवन से लेकर और अंतिम संस्कार तक एकदम लकड़ी लकड़ी थी। कालांतर में और मामला आगे बढ़ा, तब लोगों ने कहा कि आप लोहे को न छुएं और दिन काट दें, ये संभव नहीं है। ये भी हुआ। फिर लोहे के बाद हम प्लास्टिक युग में आए, फिर इसके बाद हम फाइबर युग में आ गए। अब ये सब चीजें बीते जमाने की बात हो गई और अब हम सोशल मीडिया के युग में आ गए। सोशल प्लेटफॉर्म्स के बगैर हमारा काम नहीं चल पा रहा है। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि शुरू में जब देश आज़ाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के दो ही वाक्य थे। एक आराम हराम है, माने हमें देश निर्माण के लिए अहरनिश जुटना, अक्सर आह्वान वो हर जनसभाओं में किया करते थे। और दूसरा, जब वो विशिष्ट मीटिंगें लेते थे, ब्यूरोक्रेट्स की हो, साइंटिस्टों की हो, इकोनॉमिस्ट की हो, सोशल साइंटिस्टों की हो, किसी की भी, जो विशिष्ट समूह की बात होती थी, उस समय नेहरू जी का एक ही जोर होता था कि देश को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी साइंटिफिक टेम्पर, इसे अडॉप्ट करना पड़ेगा, इसे ग्रहण करना पड़ेगा। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाए बगैर हम विश्व के साथ कदम ताल नहीं कर सकते। ये उनका जिस्ट था, सारांश था, और उन्होंने काम किया उस पर। ऐसा नहीं है। CSIR इतनी बड़ी संस्था नेहरू जी की परिकल्पना के तहत ही, जिसमें वर्ष में कम से कम एक बार प्राइम मिनिस्टर उस CSIR की मीटिंग में आता है, जनरल मीटिंग में अध्यक्षता करता है। और फिर कालांतर में जब देखा कि ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण ऐसे तो नहीं आने वाला है और कुछ लोगों को जन्मजात बहुत अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्राप्त होता है,
तो एक सामान्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण लोगों में फैले, इसके लिए संचार आवश्यक है। और संचार तो प्रकृति ने जन्म से दिया हुआ है। जो मूक बधिर हैं वो भी संचार करते हैं, जो नभचर हैं वो भी संचार करते हैं, जो चौपाए हैं वो भी संचार करते हैं। संचार तो सब करते हैं, प्रकृति भी संचार करती है। पर जो मानव है, जिसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसके संचार के तरीके क्या हो? तो कालांतर की जो सरकारें थीं, उन्होंने DST बनाई, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जो पहले प्रमुख थे भाई नरेंद्र सहगल जी, और काफ़ी लोग थे उसमें, लेकिन मनोज पटेरिया की सहभागिता भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण थी। और संचार पर इस युगल ने, सहगल ने और पटेरिया ने मिलकर पूरे देश में एक क्रांति ला दी। इनका सोच ये था, वो जमाना भी ऐसा था कि हर जिले से कहीं ना कहीं से, सब जगह से छोटे छोटे समाचार पत्र निकलते थे, और जो छोटे छोटे समाचार पत्रों के संपादक होते थे वो अपने आप में एक संस्था होते थे, वो अपने आप में एक विचारों के समूह होते थे, वो अपने आप में एक तेजस्वी व्यक्तित्व होता था जो समाज को आकर्षित करता था, समाज को पथ प्रदर्शित भी करता था। मुंशी प्रेमचंद जैसे लोग भी संपादक रहे हैं, महात्मा गांधी जैसे लोग भी छोटे अखबारों के संपादक रहे हैं, लाला लाजपत राय भी संपादक रहे। मतलब जितनी भी बड़ी दिग्गज हस्तियां जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सक्रिय सहयोग किया है, वो छोटे छोटे समाचार पत्र निकालते रहे। तो सहगल साहब और पटेरिया साहब का सोचना ये था कि अगर हम हर जिले में ऐसे समाचार पत्रों के संपादकों को अगर इस प्रकार का प्रशिक्षण दें कि वो अपने पत्र और पत्रिकाओं में और अपने वक्तव्यों में और अपने सेमिनार्स में साइंटिफिक टेम्परामेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ले जाएं। ये एक इतिहास की बात हो गई है, जो कि हुआ है, और इस पर बहुत गहन गंभीर चिंतन तो हुआ ही, चिंतन के साथ क्रियान्वयन भी हुआ। और वर्कशॉप्स जो हैं वो नवांकुर लेखकों की, क्रियाशील पत्रकारों की, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शुरू ही हो रहा था, तो ऐसे लोगों की भी बहुत वर्कशॉप हुई, और उसमें बहुत से लोगों ने लेखन को एक अपना कर्म के रूप में स्वीकार किया। और जहाँ पर पत्र और पत्रिकाओं में वैज्ञानिक संचार या वैज्ञानिक चर्चा को लेकर के कवरेज जीरो था, उस जीरो को बढ़ा करके इन लोगों के प्रयास से 3 से 4% कवरेज प्रिंट मीडिया और जो चैनल्स हैं इनको मिला के, बाकी नहीं। तो ये एक बहुत अच्छा। और उसी दौरान फिर एक और संस्था विज्ञान प्रसार का जन्म हुआ, जो DST द्वारा सृजित स्वशासी संस्था है। इसका कार्य भी बहुत व्यापक, पूरे राष्ट्र स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत विद्यालयों में उन्होंने वेबनेट क्लब खोले और पत्रिकाओं का मतलब संपादन किया। और इनकी बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका ड्रीम 2047, ये APJ अब्दुल कलाम ने जब कहा कि जो हमारा 2047 आ रहा है, इस 47 में हम अपनी आज़ादी की जो 100 वर्ष मनाएंगे, उसका उन्होंने कुछ एक रूपरेखा कलाम साहब ने कई बार, कई व्याख्यानों में, कई यूनिवर्सिटियों में, कई लोगों के समक्ष रखी कि हमें कौन कौन से टारगेट अचीव करना है ताकि हम विश्व में अग्रणी हो सकें। और उस परिप्रेक्ष्य में मैं ये नहीं कहता कि उस पत्रिका ने उस प्रकार के टारगेट को अचीव किया या नहीं किया, ये मेरा समीक्षा का विषय नहीं है, लेकिन कलाम साहब के उस सपने को साकार करने के लिए विज्ञान प्रसार ने ड्रीम 2047 बाइलिंगुअल, हिंदी में और अंग्रेजी में, वो विज्ञान की बहुत उत्कृष्ट पत्रिका जिसमें रिसर्चर्स भी ज्ञान अर्जन कर सकते हैं हर विषय को लेकर के, उसमें बड़ा मंथन हुआ है। और वो उसमें जितने संपादक रहे हैं वो सब स्वागत ही हो गए।
इसमें कोई दो राय नहीं। तो अब स्थिति इन सब स्थितियों से भिन्न हो गई है। अब आप कहेंगे भिन्न कैसी हो गई है? अब हमारे जीवन में इंटरनेट आ गया है और इंटरनेट ने लोगों के सोच विचार इन सब की एक गति बदल दी है। अब जहां पहले सूचना संचार होता था, वहां अब सूचना का विस्फोट होने लगा है। पलक झपकते पूरी दुनिया में आप जिस थॉट को इंटरनेट के माध्यम से भेजना चाहें, जिस प्लेटफॉर्म से भेजना चाहें, पलक झपकते पहुंच जाता है। करोड़ करोड़ लोगों के पास वो संदेश पहुंच रहा है। ये बहुत अच्छी बात भी है और बहुत चिंताजनक बात भी है, क्योंकि अब आवश्यकता है इसको नियमन करने की। इतने सोशल प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं अपने देश में। अभी फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, कू है, आपका ये ट्विटर है, यानी कितने। और दुर्भाग्य ये है कि आज ये वक्त है इन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को ऐसी गति देने की कि जिसमें लोगों के दृष्टिकोण बदलें, लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएं और संचार की दुनिया में चमत्कार लाएं। जबकि हम देखते हैं, हमने सर्वे भी किया है, फेसबुक हुआ, इसमें ज़्यादातर बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, और बहुत हुआ रिजल्ट का मौका हुआ तो बोर्ड में, यूनिवर्सिटी में टॉप किया, इतने परसेंटेज लाए। बहुत हो गया तो किसी कंपटीशन में सिलेक्शन हो गया। इसके अलावा इससे जो और उपयोग हो सकते हैं, जो मैंने कहा जीवन को सरल सुगम जीवन तो कठिन हो गया है। उस कठिनता को सरलता और सुगमता में लाना है और उसके साथ उस जीवन को तर्कयुक्त बनाना है। तर्कयुक्त जीवन की घुट्टी भारतीय मनीषा के ऋषियों ने सदैव सीखी है। उन्होंने जो भी बात कही है वो तर्क की कसौटी पर कसकर कही है और साथ में ये कहा है कि जब तक तर्क की कसौटी पर ये खरा ना उतरे तब तक इसे स्वीकार मत करो। केवल एक वाक्य कि हमें तर्क की कसौटी पर खरा उतरने के बाद स्वीकार करना है, यह अगर हमारे धर्माचार्य, विभिन्न धर्मों के धर्माचार्य अगर इस बात को समझ जाएं, सब झंझट खत्म हो जाए, बहुत से राजनीतिज्ञों की दुकानें बंद हो जाएं। लेकिन इसके लिए या तो समाज से एक क्रांति उठे कि हमें ऐसा करना है, या शासन के डंडे से चले, या प्रशासनिक नियामक से हो। एक रास्ता तो हमें खोजना पड़ेगा, अन्यथा हम बस शादी की सालगिरह, जन्मदिन, यही सब मनाते रह जाएंगे और जिसको जो करना होगा अपने ग्रुप बना बना के। दुर्भाग्य यह है कि जिस चीज़ को भारतीय मनीषा ने निंदा किया है कि हम किसी की निंदा ना करें, हम किसी के चरित्र पर अनावश्यक कीचड़ ना उछालें, उसके लिए आज कई राजनीतिक दलों ने बड़ी बड़ी टीमें, पेड टीम, वो अपने को भगवान का अवतार बताने के लिए लग गए हैं। छद्मवेश में न जाने कितनी बातें कही जा रही हैं, किस प्रकार का सामाजिक भय पैदा किया जा रहा है। इन सब से ऊपर उठ करके हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसकी ओर जाना होगा। लोगों के दिल दिमाग को मोड़ करके सरल सुगमता के साथ उसे तर्कयुक्त बनाना होगा। लोगों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ ये बताना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ अगर आप स्वीकार कर रहे हैं तो उसके लिए तर्क की कसौटी पर उसे कस के देखिए कि वो मानव जीवन के लिए कितना उपयोगी है। अगर केवल एक सूत्रवाक्य लोग अपने जीवन में ले लें कि हम इसको जब तक तर्क की कसौटी पर नहीं कसेंगे तब तक हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे, अगर इतनी सी बात आ जाए, इतना संचार हो जाए तो भी बहुत कल्याण हो सकता है। तो मैं बात ये कर रहा था कि इन संस्थाओं ने बहुत काम किया है, लेकिन जब ये संस्थाएं आईं और जब इनके पास जो उद्देश्य थे, अब उसके बाद बड़ा बृहत्तर उद्देश्य प्रश्नवाचक लेकर के खड़ा हो गया है। वहां सूचना संचार करना थी,
यहां तो सूचना का विस्फोट हो रहा है। इस विस्फोट को शांतिदायक, सुकून देने वाला, ज्ञान का पथ प्रदर्शन करने वाला, आपका ज्ञान वर्धन करने वाला, विज्ञान का संवर्धन करने वाला, तकनीक को संवारने वाला, जब तक हम अपने ज्ञान को इन दिशाओं में नहीं मोड़ेंगे, इसके लिए हमको बहुत बड़े भागीरथी प्रयास करना पड़ेगा। आज स्थिति यह है कि हमारा पूरा जीवन वैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा, जो विज्ञान ने और उसकी जो तकनीक ने, तमाम गैजेट्स, संचार के तमाम साधन, बहुत उपकरण दे दिए हैं, उन उपकरणों से हम वेलफेयर, कल्याणजनक संचार कैसे करें, इसके लिए आज एक बृहद सोच की आवश्यकता है। और बहुत बड़े कार्यक्रम जो सहगल साहब और पटेरा जी के टाइम में जो कार्यक्रम हुए, अब उससे बड़े कार्यक्रमों की आवश्यकता है, बड़े सोच की आवश्यकता है। और अब नए तरीके लेना पड़ेंगे, आपको विद्यालयों के समूह बनाना पड़ेंगे, और विद्यालयों के समूहों में जो बचपन में जो खेल में पढ़ने की जो बातें हैं, उनके माध्यम से बच्चों को आपको प्रशिक्षित, शिक्षित, ज्ञानवान करना पड़ेगा। इसके लिए पूरे नए तरीके से, पूरे एक नए सिस्टम के साथ, नए उत्साह के साथ, नए उद्योग के साथ, नए जोश के साथ हमको कुछ करने की आवश्यकता है। ये जो संसाधन, ये जो संस्थाएं बनाई गई, उन संस्थाओं को और सशक्त बनाया जाए। आज की आवश्यकताओं को देखते हुए उनके कार्यक्रम इस प्रकार से तय किए जाएं जिसमें हम इस सूचना के विस्फोट को एक शांतिदायक, सुगम, तर्कयुक्त, वैज्ञानिक युक्त और अच्छा तकनीकी बना करके अच्छे प्रशिक्षित लोगों को आगे बढ़ाएं। उनके अंदर शांति, सौहार्द की बातें हों, विज्ञान से लैस हों, तकनीकी से लैस हों, ज्ञान से लैस हों, ऐसे मार्ग को खोजने की आज आवश्यकता है। इसीलिए मैंने आज के विषय का जो किया कि लोक जीवन में सब आ जाता है, सरल, सुगम और तर्कयुक्त होना चाहिए। इसके लिए सरकार को, समाज को, सामाजिक संस्थाओं को और जो भी अपनी इस दिशा में जिम्मेदारी समझते हैं, उन सबको एकजुट होकर के नए तरीके से, नए संधान के साथ, नए उद्योग के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।